ओके। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? चलें, जहाँ हम लोगों ने अपना लेक्चर फिर हमने वाइंड अप किया था, आज वहीं से हम लोग स्टार्ट लेते हैं, ठीक है? अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, वो भी बेसिकली हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं बिज़नेस रिसर्च प्रोसेस की नेक्स्ट टर्मिनोलॉजीज़ या नेक्स्ट जो पॉइंट्स हमारे रह गए थे, ठीक है? उसके बारे में अब हम लोग सबसे पहले जहाँ पे हमने छोड़ा था कि हम लोग किस तरह से एक लिटरेचर सर्वे कंडक्ट करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगेन मैं आपसे कह रही हूँ, ठीक है? Literature survey review need to be done on the specific issue of concern to the researchers and the factors identified during the interview process. For example, literature review, literature survey है क्या? आपका एक पर्पस था कि आपने ऑर्गेनाइजेशन को विजिट किया जानने के लिए कि व्हाट आर द रीजंस कि एम्प्लॉयज टर्नओवर रेशियो डिक्रीज हो रही है, ये इंक्रीज हो रही है। तो आप टर्नओवर रेशियो से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट होंगे या जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे होंगे मैनेजर्स वगैरह, उनसे कॉन्टेक्ट करेंगे या ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे जाके उन फोल्डर्स को असेस करेंगे। ये नहीं कि आप लेने इंटरव्यू गए, इंफॉर्मेशन लेने गए, आप उनकी बजाय पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशंस के प्रोडक्शंस डिपार्टमेंट को विजिट कर रहे हैं, मतलब पूरी की पूरी अदर फैक्टर्स को फोकस कर रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, आप अपने जो बेसिक जो एम है उससे हट गए हैं। पर्पस क्या है कि जिस एरिया जिस टॉपिक के बारे में आप रिसर्च करना चाहते हैं, उन फैक्टर्स से रिलेटेड आप इंटरव्यू कंडक्ट करें, उन फैक्टर्स से रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें, ठीक है? द फर्स्ट स्टेप in the process involves identifying the various published and unpublished materials that are available on the topic of interest and gaining access to these. ठीक है, पहला स्टेप्स क्या होता है? सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, आप क्या करते हैं, कोई भी मैं आपको असाइनमेंट देती हूँ तो आप कहते हैं मैम हम लोग गूगल सर्च कर लेंगे, हमें किसी में इशू, हम गूगल सर्च करते हैं, हर चीज़ का जवाब तो गूगल के पास है। तो क्यों ना जो भी टॉपिक आपको दिया जाए, सबसे पहले आपका काम क्या होता है, आप गूगल सर्चिंग करें, उस टॉपिक से रिलेटेड पहले किस पर्सन ने क्या कहा हुआ है, कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाए, ठीक है? ये आपकी लिटरेचर इकट्ठा करने के लिए बेस्ट सोर्स होता है, ठीक है? आगे हम लोग मूव करते हैं। सेकंड स्टेप क्या होता है, इज गैदरिंग द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। आप वेबसाइट खोलते हैं, आपको ढेरों ढेर इन्फॉर्मेशन मिली, जैसे मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशन की दी, आप जाते हैं टर्नओवर से रिलेटेड, आप क्या करते हैं, आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन पूरी ऑर्गेनाइजेशन की खोल जाती है। आप कहते हैं अपने टाइम को सेव करते हैं, स्मार्ट 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 प्लेइंग खेलते हैं, आप क्या करते हैं, आप कहते हैं नहीं, हमें स्पेसिफिक डिपार्टमेंट से रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है? आप अपने टाइम को सेव कर लेते हैं, ठीक है? इसी तरह से आप वेबसाइट पे जाते हैं, आपको ढेरों ढेर मिल रही होती हैं। एक वेबसाइट आपने खोली, आपको उसको आप डिफरेंट किस्म के उसके वेरिएबल्स के बारे में बताया गया ऑर्गेनाइजेशंस के। आप स्पेसिफिक टर्नओवर में जाओगे, देखोगे फ्लक्चुएशंस कहाँ से कैसे जा रही है, किस ईयर में, किस मंथ में कहाँ पे इशू आ रहा था, किस वेरिएबल की वजह से इफेक्ट हो रहा था। आप वो उस चीज़ के बारे में लिटरेचर इकट्ठा करते हैं, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, ईदर बाय गोइंग थ्रू द नेसेसरी मटेरियल इन द लाइब्रेरी और बाय गेटिंग एक्सेस टू ऑनलाइन सोर्स। क्लियर हो गया? लाइब्रेरी में जाएँगे, जैसे मैंने आपको बताया, आप कंप्यूटर्स पढ़े होते हैं, आप जाएँ वहाँ पे आप एंटर करते हैं अपना टॉपिक या जो भी आपको चाहिए होता है, या बुक का नाम या ऑथर का नाम, तो क्या होता है वो आपको बता देता है इस सोर्स में, इस जगह पर लेफ्ट राइट में इस कैबिन में ये बुक अवेलेबल है। थर्ड स्टेप क्या होता है कि आप फिर उसको राइट अप कर लेते हैं। अब राइट अप किस तरह से करते हैं, ये भी एक बिग बिग ऑप्शन है, बिग डील है, बिग इश्यू है। कैसे हम लोग करते हैं? देखें, अब बल्कि मैं नहीं बता रही, आपने कंफ्यूज हो जाना है, आपको मैं प्रैक्टिकल ही करके बताऊंगी, ठीक है? अच्छा, इसमें मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि ना आपने जो लिखना है ना, वो प्लेजरिज्म, मतलब प्लेजरिज्म रिमूव करने के बाद, मतलब प्लेजराइज ना हो आपका काम। प्लेजराइज क्या होता है, प्लेजरिज्म क्या होता है कि आपने कॉपी ना किया हो। अब कॉपी का मतलब क्या है, आप देखा होगा आपके असाइनमेंट्स का भी मैं प्लेजरिज्म चेक करके भेजूंगी, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि मैम को पता चला है कि नहीं पता चला, या मैम वैसे ही हमें कह रही हैं, ठीक है? इसमें क्या होगा कि आपने बताना है कि हाँ, कि आपने फॉर एग्जांपल एक पैराग्राफ पकड़ा, पैराग्राफ को एज इट इज कॉपी कर दिया, तो मुझे पता चल जाएगा किस सोर्स से आपने इस पैराग्राफ को कॉपी किया है, किस वर्ड, किस लाइन को किधर से आपने कॉपी किया है। वो सोर्स फौरन वो रेड 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 ब्लू ब्लू कर देगा कि आपने ये कहीं से कॉपी करके लिखा है। अगर आपने उस पैराग्राफ को अपनी वर्डिंग में, प्रेसी राइटिंग फॉर एग्जांपल आप ये इसमें कर रहे होगे, मे बी इंग्लिश बिजनेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग में, मे बी आपको करना सिखाई गई हो या इन फ्यूचर करें आप लोग, तो क्या होता है प्रेसी राइटिंग मतलब होता है, अगर आपके पास एक पैराग्राफ है,
एट लाइंस का, तो आप उसको हाफ कर देते हैं, इसका मतलब 4 लाइंस। अब 4 लाइंस में उसको अपनी वर्डिंग में लिख लेते हैं आसान अल्फाज में। उनकी जगह आप क्या करते हैं, उसकी ईडीएम या उसके मीनिंग यूज कर लेते हैं एक वेरिएबल की जगह पे। लेकिन ये याद रहे कि जो एग्जैक्ट मेन वेरिएबल है हमारा ना एम्प्लॉयज टर्नओवर, उसका नेम चेंज ना हो। जो मेन वेरिएबल है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपकी रिसर्च में, उनका नाम चेंज ना हो। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है, ये मैं आपको साथ साथ हम लोग नेक्स्ट से नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते जाएंगे, तो मैं एग्जांपल के साथ क्लियर करती जाऊंगी। अभी सिर्फ बताने का पर्पस ये है कि प्लेजरिज्म भी रिमूव होना चाहिए लिटरेचर रिव्यू में। और 90% जो हमारा प्लेजरिज्म का जो सोर्स होता है ना किसी भी रिसर्च थीसिस में, वो मोस्टली आता है लिटरेचर रिव्यू में। क्यों? कि हम लोग लिटरेचर रिव्यू में मोस्टली वेरिएबल्स का नेम चेंज नहीं करते। तो हम लिटरेचर रिव्यू में बेसिकली एक वो हिस्ट्री बता रहे होते हैं कि इस पर्सन ने ये कहा, इस पर्सन ने ये कहा, इस पर्सन ने ये निकाला, इस पर्सन ने कहा, इस वेरिएबल के अकॉर्डिंग ये है। मतलब हम लोग 6 to 7 पेजेस है, जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है, हम लोग जितना हम लोग एक्सटेंड रिकवर कर सकते हैं लिटरेचर या बैकग्राउंड किसी वेरिएबल के बारे में, हम वो करते हैं। और उससे रिलेटेड हम उनके सेम वेरिएबल के नेम लिखते हैं। और नेम्स ऑटोमेटिकली जब इतने ज्यादा तादाद में होंगे तो प्लेजरिज्म तो आएगा। इसका एक तरीका है करने का, वो मैं आपको अभी बता दूं, बल्कि बता देती हूँ, आपके असाइनमेंट के लिए हेल्पफुल होगा। एक लाइन में अगर 3 वर्ड्स सेम आ जाएं, जहां से आपने कॉपी किया है, आप अपनी वर्डिंग में लिख रहे हो, फिर भी 3 वर्ड सेम आ रहे हैं, ठीक है, इज आ या समथिंग कुछ अदर वर्ड्स हो, कुछ भी हो जाए, एक लाइन में 3 वर्ड्स इकट्ठे आ गए, तो वहां पे प्लेजरिज्म शो हो जाएगा, ठीक है, उन 3 वर्ड्स की वजह से। एक तरीका और है कि आप उनके पैसे वाइज कर लें, जो सेंटेंस पकड़े उसको प्लेजरिज्म मूव करें, उसको पैसे वाइज बनाते जाएं, 100% आपको प्लेजरिज्म मूव होता जाएगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या होती है कि आप उसको समराइज कर लें, प्रेसी राइटिंग में कर लें, ठीक है ना। ये कुछ इशू हैं, लिखना किस तरह से है, तरीकाकार क्या होता है लिखने का, वो जब मैं आपको एक जो नेक्स्ट आप लोगों के लेक्चर में एक प्रैक्टिकल एक पेपर रिसर्च पर खोल के आपको राइट अप करना बताऊंगी, तो फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। ओके, उसके बाद है डाटा सोर्स, ठीक है। डाटा सोर्स कहाँ कहाँ से आप डाटा इकट्ठा कर सकते हैं लिटरेचर रिव्यू इकट्ठा करने के लिए, टेक्स्ट बुक से भी ले सकते हैं, एकेडमिक एंड प्रोफेशनल जर्नल से भी ले सकते हैं, थीसिस से भी ले सकते हैं। पीएचडी का किसी बच्चे ने ऑलरेडी थीसिस किया हो या मास्टर का थीसिस किया हो, उनकी मदद से आप उनको एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, अदर फैक्टर्स के साथ उसका इफेक्ट चेक करना चाह रहे हैं। कॉन्फ्रेंसिंग प्रोसीडिंग मतलब कॉन्फ्रेंस में जो आप पेपर प्रेजेंट करते हैं, आपने एक पेपर लिखा, एक जर्नल के थ्रू पब्लिश होता है, एक कॉन्फ्रेंस में होता है, कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की गई, आप जब आए आपने पेपर पब्लिश किया, वहाँ पे प्रेजेंटेशन दे स्लाइड्स पे, ठीक है। तो क्या होता है, वहाँ पे जो बैठे होते हैं पैनल्स में, वो लोग आपसे क्वेश्चनिंग करते हैं, फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, आपको बताते हैं कि यहाँ पे इश्यूज को ठीक करें, आप उनको ठीक करते हैं, आपको 10 से 15 डेज का टाइम मिलता है, उसके बाद वो पब्लिश हो जाता है। तो वो पब्लिश आपको गूगल से मिल सकता है कॉन्फ्रेंसिंग में, ठीक है, रिपोर्ट्स वगैरह न्यूज़पेपर या इंटरनेट के जरिए से। उसके बाद है सर्चिंग फॉर लिटरेचर्स, लिटरेचर को सर्च करने का तरीकाकार क्या है। ये तो चीज़ें वो हैं कि जो हम लोग जहाँ से हमें डाटा अवेलेबल हो सकता है, लेकिन हम लोग एग्जैक्ट लिटरेचर रिव्यू किस तरह से सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ डाटाबेस, ठीक है। सबसे पहले है बिब्लोग्राफिक, बिब्लोग्राफिक डाटाबेस विच डिस्प्ले ओनली द बिब्लोग्राफिक साइटेशंस, दैट इज द नेम ऑफ ऑथर, टाइटल ऑफ द बुक, सोर्स ऑफ पब्लिकेशंस, ईयर्स एंड पेज नंबर वगैरह। मैंने आपसे कहा था बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है साइटेशंस, जो भी आप लोग ऐड करते हैं, ठीक है, रेफरेंस जो भी आप ऐड करते हैं। आप बुक्स के एंड पे देखें मुख्तलिफ किस्म के रेफरेंसिंग दिए गए होते हैं। स्लाइड्स नंबर 22 पे है, मैं नेक्स्ट मूव कर रही हूँ आपको सिर्फ एग्जांपल्स दिखाने के लिए, देखिएगा जरा साथ साथ। ओके, आई थिंक मैंने नेक्स्ट लास्ट वन में लिखी हुई है कुछ आपकी आपको बताने के लिए। देखें जैसे जैसे यहाँ पे देखें स्पेसिमेन फॉर्मेट साइटिंग फ्रॉम द रेफरेंसेस, ठीक है, बिब्लियोग्राफी का साइट हमने रेफरेंस किस तरह से लिखना है। यहाँ पे देखें सबसे पहले उस ऑथर का नेम है, उसके बाद ईयर है, उसके बाद उसकी बुक का टाइटल क्या है, ये बुक का रेफरेंस है, ठीक है। उसके बाद वेबसाइट का टाइटल क्या है, ठीक है, और किस एरिया का है ये ना, कहाँ का ये जर्नल, ठीक है। अगर आपके ये अगर एक ऑथर होगा, अगर मोर देन वन ऑथर है, ये मतलब एक या एक से ज्यादा ऑथर ने वो बुक लिखी है, तो आप इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। सेकंड, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूँ यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे लिख रही हूँ,
ये जो सेकंड वन मोर देन वन बुक्स का ऑप्शन है ये वाला, ये यहाँ पे जो इस पर्सन का नेम है, ये इस पर्सन का नेम कैसे लिखा है इन्होंने, इस पर्सन का जो बेसिकली नेम है, नेम इस पर्सन का बनता है मोहम्मद, फॉर एग्जांपल मोहम्मद नेम है इसका ना, मोहम्मद, वैसे होगा नहीं, नॉन मुस्लिम है, ठीक है। अब आई डोंट थिंक सो कि मटन, मटन कॉटन भी हो, कॉटनेट भी हो सकता है, ठीक है, ये इसका असल नाम है। लेकिन हम लोग जब रेफरेंस या साइटेशन देते हैं तो हम लोग हमेशा पहले फर्स्ट नेम उठाते हैं, ये जो फर्स्ट नेम होता है इसको हम लोग पहले लिखते हैं, उसके बाद हम लोग इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं, उसके बाद जो फर्स्ट वर्ड होता है फर्स्ट नेम का, उसका हम लोग सिर्फ कैपिटल वे में उसका नाम लिखते हैं, ठीक है, इस तरह से होता है। ये लिखने का तरीका कार होता है। उसके बाद आप अपना ईयर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, उसके 3 नेम्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मैंने आपको बताया, इसका हम लोग ले लेते हैं, इसका हम लोग, मैं आपसे कहती हूँ कि यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया। अब यहाँ पे इसका असल नाम फॉर एग्जाम्पल है, मैं हम बना देते हैं, ठीक है, हम कहते हैं जट, जट बिराविली, कुछ भी, मैं एक नेम आपको बता देती हूँ। अब मैंने इसको लिखना है नेम, मैं इसको लिखूंगी, सबसे पहले मैंने आपसे कहा लास्ट नेम फर्स्ट पे आता है, आपने लास्ट नेम फर्स्ट पे लिख दिया, लिखने के बाद आपको मैंने कहा इन्वर्टेड कॉमास आएगा, ठीक है। उसके बाद जो ये सेकंड नेम है ना, सेकंड नेम होगा उसका कैपिटल नेम फर्स्ट, पहले फर्स्ट पे आएगा, उसके बाद आप डॉट लगाएंगे, जितने भी नेम होंगे सिर्फ फर्स्ट वर्ड के बाद, जो फर्स्ट लास्ट वाला आप फर्स्ट पर नाम लिखते हैं, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास, उसके बाद अब जो भी जितने भी लेटर होंगे नाम के, ठीक है, उन सब के बाद डॉट आएगा और कैपिटल में वो आएंगे, जैसे विली डॉट बी, बी है, उसके बाद जट जे, ठीक है, उसके बाद हमने जे लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल इनका नाम होता, जे से भी पहले मैं फॉर एग्जाम्पल लिख देती हूँ अली, अली लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल, अज्यूम करने के लिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने डॉट लगाना था, फिर मैंने यहाँ पे ए लिख देना था, ठीक है, ये नेम लिखने का तरीका होता है, ये रेफरेंस में। इसके नेमों के बाद, नेम आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे, मैं इनको सेव ही कर देती हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ पे कि उसके बाद आप क्या करते हैं, आप ईयर लिखते हैं जिस भी ईयर में उसने पब्लिश किया, उसके बाद आप यहाँ पे लिख रहे होते हैं उसका का टाइटल, उसके बाद किस जगह पे कहाँ पे पब्लिश हुआ उसके बारे में आप बताते हैं, ये हाल था, इस हाल में उन्होंने पब्लिश करवाया, क्लियर हो गया। ये तो था बुक का रेफरेंस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर मोर देन 1 ईयर ऑथर हो, ठीक है, मोर देन 1 बुक बाय द सेम ऑथर इन द सेम ईयर, ठीक है, अगर मुख्तलिफ किस्म के ऑथर ने एक ही साल में सेम तरह की बुक पब्लिश की है तो फिर आप इस तरह से रेफरेंस लिखेंगे उसका। उसके बाद आर्टिकल का आप किस तरह से लिखेंगे, आर्टिकल का बेसिकली देखें आप, ये है, ये नेम है पर्सन का, फिर उसके बाद आप लिखते हैं ईयर, उसके बाद आप लिखते हैं उसके जो आर्टिकल है उसका नेम क्या है, उसका नेम क्या है, ठीक है, ये नेम हो गया। उसके बाद कोमल, ये आपने ये भी देखना है सा, ये डॉट जो लगा हुआ आपने डॉट को भी फॉलो करना है, नेम के बाद डॉट है जहां पे खत्म हुआ, उसके बाद ईयर है, ईयर के बाद भी डॉट है ना, डॉट के बाद आपने उस आर्टिकल का नेम लिखना है, ये आर्टिकल का नेम है, उसके बाद फिर आपने डॉट लगाना है, उसके बाद आपने जर्नल का नेम लिखना है, जर्नल का नेम लिखने के बाद आपने ये लिखना है वॉल्यूम, ये होता है वॉल्यूम नंबर, आपका जिस जर्नल में पब्लिश हो रहा है पेपर उसका वॉल्यूम नंबर क्या था, ठीक है, वो भी आपको उसी साइड पे गिवन होगा, रिसर्च पेपर के ऊपर गिवन होता है। और ये आपको होता है पेज नंबर, किस पेज नंबर से किस पेज नंबर तक की पब्लिकेशंस है आपकी, ठीक है। ये तो था कि जब एक पर्सन हो, जब 2 पर्सन होंगे तो फिर आप क्या करेंगे, उनके दरमियान में एक पर्सन का नेम लिखा इस तरह से, इसका मतलब है यहाँ पे एक पर्सन का नेम खत्म हो गया, जब आपकी सेमी कॉलन का साइन आ जाता है, डॉट एंड कॉमा का साइन आ जाता है, तो इसका मतलब है कि आपका नेम खत्म हो चुका है एक ऑथर का, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको राइट अप कर सकते हैं। अब हम दोबारा मूव करते हैं अपनी प्रीवियस स्लाइड्स पे, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल भी करना बताऊंगी, ठीक है। हम स्लाइड्स नंबर 22 पे थे, ओके। अब यहाँ पे देखें बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस बेसिस में क्या हमने कहा, विच डिस्प्ले ओनली द बिब्लियोग्राफिक साइटेशंस, दैट इज द नेम ऑफ द ऑथर, सबसे पहले हम नेम लिखते हैं, नेम मैंने आपको बता दिया कैसे लिखेंगे, द टाइटल ऑफ द आर्टिकल, आर्टिकल का टाइटल, उसके बाद बुक, आर्टिकल का टाइटल है या बुक है तो बुक का टाइटल होगा, सोर्स ऑफ पब्लिकेशंस, जर्नल, किस जर्नल का पब्लिकेशन सोर्स लिखते हैं, उसके बाद हम ईयर बताते हैं, उसका वॉल्यूम एंड पेज नंबर बता रहे होते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद है कि हम लोग लिटरेचर को सर्च कर सकते, किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले है, मैं आपको एक पब्लिकेशंस का एक खोल के ही दिखा देती हूँ पेपर, एक मिनट मुझे थोड़ा टाइम दें आप। मैंने जैसे आपको अपना लास्ट टाइम एक पेपर दिखाया था, ओके, हम लोग इतनी देर तक
एक मिनट बच्चे, मैं जरा आपको एक दफा लाइव दिखाई दूं ताकि आपके लिए कोई इशू ना हो। आई थिंक ओपन हो चुका है, हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर लेते हैं। आई थिंक फिलहाल फाइल ओपन नहीं हो रही, इंटरनेट में कुछ इशू है ना। तो चलें, फाइल अभी ओपन होती है तो मैं आपको जो है अगेन से दिखा दूंगी, ठीक है। ओके, मैं भी ओपन करना चाह रही थी बट नहीं हो पा रही ओपन। चले कोई बात नहीं। जूम मीटिंग में आप लोग मूव कर जाते हैं। आई थिंक ओपन हो गई है स्लाइड ना। आई थिंक अब हो जाएगा। बच्चे भी इशू आ रहा है। मैं आपको पेपर दिखाना चाह रही थी। आई थिंक ओपन हो गया, ये देखिए। अच्छा ये देखिए, ये एक पेपर है आपके पास। पेपर में सबसे पहले यहाँ पे देखें जर्नल के ऊपर लिखा हुआ है, ये जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है ईरानियन जर्नल ऑफ मैनेजमेंट स्टडी, ये बेसिकली जर्नल का नेम है, ठीक है। ओके, ये है आर्टिकल का नेम, ठीक है। और ये फॉर एग्जांपल ये मेरे टीचर हैं, सुपरवाइजर हैं, और ये मेरा नेम है, ठीक है। अब आप, मैं ऐसे कहती हूँ कि आप, हम लोग लिखते हैं इसको राइट अप करके देखते हैं इसका हमने रेफरेंस लिखना किस तरह से है, ठीक है। अब मैं वो आपको, ये पेज नंबर गिवन है, ये वॉल्यूम नंबर है, ठीक है। और ये गिवन है कि किस ईयर में पब्लिश हुआ, ये सारा कुछ इसके ऊपर ही गिवन होता है, ठीक है। ये बाज दफा गिवन होती है इन्फॉर्मेशन की तरफ से, जर्नल की तरफ से, और बाज दफा गिवन नहीं होती, इसकी हमें जरूरत नहीं होती यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इनकी हमें जरूरत होती है, ठीक है। अब मैं आपको इसका एक मतलब जो है रेफरेंस मैं आपको लिखा वो बता भी दूंगी, एट देन आपको पुट भी कर दूंगी। आपने क्या करना है, आपने बेसिकली इसका रेफरेंस बनाना है। आप सबके पास ये इन्फॉर्मेशन आ चुकी होगी, मैंने आपको शेयर भी कर दी है। आपने मुझे इसका रेफरेंस बना के देना है, ठीक है। चलो ठीक है, अब हम लोग जाते हैं अपनी ही स्लाइड्स पे वापस, ठीक है। हम लोग वापस आते हैं अपनी ही स्लाइड्स पे और फिर हम लोग देखते हैं कि अब वहाँ पे क्या लिखा गया है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले आपने क्या करना है, कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट डेटाबेस विच इज एडिशंस प्रोवाइड एब्स्ट्रैक्ट समरी ऑफ द आर्टिकल्स। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हर आर्टिकल का एक क्या होता है, हर आर्टिकल का एक एब्स्ट्रैक्ट होता है जिसमें हम लोग बताते हैं कि आर्टिकल की समरी के बारे में। यहाँ पे देखें ये जो भी आर्टिकल आप खोलेंगे ना, सबसे पहले उसका एब्स्ट्रैक्ट होता है जितने भी आर्टिकल्स में आपने काम किया है उसकी समरी। आपके वेरिएबल क्या थे, पहले सबसे पहले आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या थी, स्टडी किस क्या कर रहे हैं, उसके बाद आपके वेरिएबल क्या हैं, फिर उसके बाद आपने कौन सा सॉफ्टवेयर लगाया है, एनालिसिस कौन कौन से किए हैं, आपके रिजल्ट क्या क्या कंक्लूड हुए हैं, ठीक है। ये चीज बेसिकली हम लोग बताते हैं एब्स्ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं अगर देखूं, दिस स्टडी यूज पीजीएसआई प्रॉब्लम गैम्बलिंग सेवरिटी इंडेक्स, इसके बारे में बात हुई है, टू मेजर द मोटिव ऑफ ऑनलाइन स्टॉक एक्सचेंज गैम्बलर अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पॉन्स अबाउट देयर ऑनलाइन गैम्बलिंग, ठीक है। ये बेसिकली पर्पज है, ठीक है ना। ये उन्होंने एक जनरल फेमी व्यू दिया, उसके बाद वो बता रहे हैं द मेन एम ऑफ द करंट स्टडी is to holistically explore the impact of motivational factors and, ठीक है, and behavioral factors that investigate the level of implementations of responsible gambling practices on PGSI in Pakistan Stock Exchange, ठीक है। के मोटिवेशनल फैक्टर्स एंड बिहेवियरल फैक्टर्स कुछ होंगे, समथिंग थ्री आई थिंक 3 मोटिवेशनल फैक्टर्स थे और 3 बिहेवियरल फैक्टर्स थे। उनका इम्पैक्ट चेक किया प्रॉब्लम गैम्बलिंग पे, कि पाकिस्तान में जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है,
उनका वो जो इन्वेस्टमेंट करते हैं बेसिकली वो क्या करते हैं, सारा दिन वो जो काम करके वो इन्वेस्टमेंट की, जैसे ही पता चला प्राइसेस अप हो रही हैं उनको सेल कर दिया, बेसिकली वो गैम्बलिंग कर रहे हैं। बट वो गैम्बलिंग कहना नहीं चाहते, वो कहते हैं पाकिस्तान में ये हराम है, बट बेसिकली वो कर तो गैम्बलिंग रहे हैं। ठीक है, इस स्केल को मेजर करना बहुत मुश्किल था पाकिस्तान में, बट आई कैन। ठीक है, मैंने क्वेश्चनर्स बनाए, बनाने के बाद मैं जब फिलअप करवाए तो मैंने एज ए इन्वेस्टर फिलअप करवाए। सम जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया इस चीज़ को, उन्होंने अपने आप को अप्रिशिएट किया कि वी आर डूइंग गैम्बलिंग, हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन जो कुछ उसमें से थे वो कह रहे थे हम लोग गैम्बलिंग करते नहीं हैं, तो हम लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट क्यों करें। ठीक है, ये हो गया। बेसिकली बताने का पर्पस है एब्स्ट्रैक्ट में लिखा क्या जाता है। ठीक है, ये अगर हम लोग लिटरेचर लिखना चाहते हैं, हम पूरा पेपर नहीं पढ़ सकते, हमें इशू है, तो हम क्या करते हैं, हम इस एब्स्ट्रैक्ट की समरी बना देते हैं, बना के अपने लिटरेचर में ऐड कर देते हैं। अब लिटरेचर किस तरह से लिखते हैं वो भी मैं आपको नीचे मूव करती हूँ। फिलहाल मैं एक आपको ओवरव्यू दे दूँ एब्स्ट्रैक्ट में है क्या। जो हमने पूरा एक रिसर्च प्रोसेस पढ़ा है ना अभी, या डायग्राम देखी है, वो सारा इस एब्स्ट्रैक्ट के अंदर बेसिकली मौजूद है समरी की फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद बताया गया है पाकिस्तान, वी कलेक्ट डाटा थ्रू क्वेश्चनर्स, बता दिया गया, एंड फॉर एनालिसिस वी यूज स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग, मल्टीपल रिग्रेशंस एंड मल्टीनोमियल रिग्रेशंस। ये आपको कैसे पता चला, आपने क्या क्या लगाना है, इसकी कंडीशंस होती है, जब हम सॉफ्टवेयर करेंगे फिर मैं आपको बताऊंगी। फिर उसके बाद रिजल्ट पे आ जाना। रिजल्ट इंडिकेटेड दैट मोटिवेशनल फैक्टर्स दैट सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट ऑन पीजीएसआई। ठीक है, कौन कौन से मोटिवेशनल फैक्टर जो सिग्निफिकेंटली, ठीक है, इम्पैक्ट कर रहे हैं प्रॉब्लम गैम्बलिंग पे, वो है एक्साइटमेंट, फाइनेंशियल मोटिवेशन, एस्केप एंड रिलैक्सेशन। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको समराइज करेंगे। अब नीचे यहाँ पे देखें तो सबसे पहले तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया वेरिएबल्स के बारे में, प्रॉब्लम गैम्बलिंग क्या है, मोटिवेशन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, और बिहेवियरल फैक्टर कौन कौन से हैं। ये 3 या 4 पेजेस के ऊपर मैंने जो था ऊपर यहाँ पे ये सारा के सारा इंट्रोडक्शन, यहाँ पे देखिए मैंने थेरीज के साथ इंटरलिंक किया, आपको नजर आ रही है, द थ्योरी ऑफ रीजन एक्शंस। ठीक है, ये बिहेवियर से रिलेटेड थी। ठीक है, तो इसको मैंने इंटरलिंक किया इसके साथ बिहेवियर से रिलेटेड, और फिर मैंने इसको बताया। यहाँ पे आपको देखो रेफरेंस नजर आ रहे होंगे, जब हम लिटरेचर रिव्यू में रेफरेंस लिखते हैं तो हम लोग इस तरह से लिखते हैं, लेकिन जब हम लोग लिख रहे होते हैं एट द एंड रेफरेंस में तो वो चेंज होते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें रिव्यू ऑफ लिटरेचर। अब रिव्यू ऑफ लिटरेचर में देखें, सबसे पहले तो मैंने बताया इस सेक्शन में हमने करना क्या है, we evaluate the relevant literature in the concept of predictors of PGS। predictors मतलब जो जो impact कर रहे हैं प्रॉब्लम गैम्बलिंग पे, उसके बारे में हमने लिटरेचर लिखना है, इंक्लूडिंग मोटिवेशनल फैक्टर्स, बिहेवियरल फैक्टर्स, ठीक है, एंड पर्सनैलिटी ट्रेट्स। एज सेड अबव, जैसे कि ऊपर बताया गया, द टू मेन पर्पज ऑफ दिस रिसर्च। ठीक है, 2 मेन पर्पजेस है। हमने ये बताने के बाद फिर हमने नीचे बताया कि 2016 में जेम्स मुल्कीन एक राइटर थे, ये क्यों ELAETAL लिखा गया, इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम, रेफरेंस को किस तरह से इसके अंदर कोड करेंगे। उन्होंने बताया कि जेम्स मुल्कीन ने 2016 में, ठीक है ना, इसके ऊपर स्टडी की थी और उसने ये काम किया था, उसके ये रिजल्ट थे, मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक अकॉर्डिंग से लेके पूरा पैराग्राफ, ये यहाँ से लेके आपको ये पैराग्राफ नजर आ रहा है, ये इस एक ही पर्सन के बारे में है। मतलब इस एक ही पर्सन का हमने जो पेपर पढ़ा, किस पर्सन का, जेम्स मुल्कीन का। ठीक है, ये जो जेम्स मुल्कीन थे 2016, इस तरह से हम साइटेशन ले, इसके मुताबिक इसने ये रिजल्ट लिए, इसके ये रिजल्ट निकले, ये हम बैकग्राउंड बता रहे हैं, हमने पढ़ा है इसके बारे में। जितना आपका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग होगा उतनी आपकी स्टडी अच्छी होगी। ठीक है, फिर उसने के बाद न्यूमरस हाइपोथेसिस, मुख्तलिफ किस्म के हाइपोथेसिस इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस पर्सन ने इस पर्सन ने इस ईयर में किए और उनके मुताबिक ये रिजल्ट निकले। ठीक है, इस तरह से आपने जस्टिफिकेशन देनी होती है अपनी लिटरेचर रिव्यू की। उसके बाद आ जाते हैं मेथोडोलॉजी, आप क्या यूज कर रहे हो, आपने डाटा कहाँ, टेक्निक्स कौन से यूज की है, आपने डाटा कहाँ से कलेक्शन की है। ठीक है, उसके बाद आप बताते हो कि डाटा कनेक्शन, क्वेश्चनर जो बनाया उसमें क्वेश्चंस कितने हैं, उसके लिक्विड पॉइंट कितने हैं। जैसे मैंने आपको था 1 to 7 मैंने आपको बताया था, 0 पे मैंने कह दिया नेवर, 1 मैंने कह दिया, को एक क्वेश्चन पूछ लिया, समथिंग, सम टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम, ऑलमोस्ट। ठीक है, इस तरह से हमने जो है ना एक लिक्विड स्केल पे पॉइंट बना लिए 3 to 7। ठीक है, बनाने के बाद डाटा सॉफ्टवेयर यूज किया। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग की। उसके बाद ये जो इक्वेशंस बनी हुई हैं ये आपको भी नहीं समझ आएंगी, ये इक्वेशंस जो मैं आपको करवाऊंगी फाइनल आपका वो रिसर्च वर्क का सॉफ्टवेयर, तो फिर आपको बेसिकली समझ आएंगी। ठीक है, उसके बाद ये रिग्रेशंस वगैरह रन हुई हैं। रिलायबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, रिलायबिलिटी मैंने आपसे कहा था ना, चेक हम लोग करते हैं कि
जो प्रीवियस पर्सन ने काम किया वो ऑथेंटिक है या नहीं है, टेस्टेबिलिटी, रिलायबिलिटी, ये बेसिकली वो होती है। ये हम स्मॉल सैंपल साइज पे करते हैं। हम लोग इकट्ठा अपना डाटा, ये नहीं कि आपने एक सिलेक्ट कर लिया आपने एक अपना टॉपिक और आपने कहा कि मैं डाटा कलेक्शंस करके इस पे रिसर्च एनालिसिस करके रिजल्ट इंटरप्रेट, नहीं। पहले आप क्या करते हैं, आप मिनिमम 50, ये एक रूल है, रूल ऑफ थंब है ये रिसर्च का, कि आप 50 सैंपल्स लेते हैं। 50 सैंपल्स का डाटा पहले कलेक्ट करके एनालिसिस का सॉफ्टवेयर में एंटर करने के बाद करते हैं, देखते हैं कि उसके जो रिजल्ट है वो प्रीवियस स्टडी को जस्टिफाई कर रहे हैं। अगर तो जस्टिफाई कर रहे होंगे तो फिर हम लोग, जस्टिफाई कैसे होता है वो तो आपको मैं एनालिसिस के दौरान ही बताऊंगी, किस वैल्यू से पता चलेगा जस्टिफाइबल है, किस वैल्यू से पता चलेगा जस्टिफाइबल नहीं है। वो करने के बाद अगर आपके जस्टिफाइबल हो, फिर आप रिमेनिंग जो आपका डाटा होता है वो सारा एंटर करते हैं, फिर आप एनालिसिस करते हैं। ठीक है, ये किसी भी रिसर्च के लिए, स्टडी के लिए जरूरी होता है। ठीक है, उसके बाद ये कुछ जो ये जो क्वेश्चंस आपको इंडिकेटर नजर आ रहे हैं, बेसिकली ये क्वेश्चंस है। एक्साइटमेंट एक वेरिएबल है, उससे रिलेटेड ये 2 क्वेश्चंस थे, मैंने पूछे थे। ठीक है, करने के बाद मैंने इसके ये रिजल्ट निकाले। ये रिजल्ट सॉफ्टवेयर के थ्रू निकलेंगे, इसको देख के अभी आपने कंफ्यूज नहीं होना है। अभी हम इस चीज पे नहीं जाते। ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग करेंगे, मैं अभी आपको दिखाती हूँ रेफरेंसेस जो हमने पढ़े हैं। अब देखें, जैसे यहाँ पे देखें, मैंने लिखा ये जो वर्ड था, ये जो नेम था उसका 3 वर्ड से मुश्तमिल था। फॉर एग्जाम्पल जो फर्स्ट वर्ड था उसका वो ए से स्टार्ट हो रहा था, सेकंड वर्ड जो हो रहा था उसका बी से स्टार्ट हो रहा था, तो थर्ड वर्ड था नेम था, वर्ड था नेम का, बोला अब एफडी। ठीक है, अब मैंने थर्ड जो नेम था उसको फर्स्ट पे लिखा, सेकंड वाला सेकंड पे, और फर्स्ट वाला थर्ड पे। ठीक है, देखें कॉमा है, फिर डॉट है और फिर डॉट है, फिर ईयर आ गया। ईयर के बाद आपके पास जो ये है, ये आपके पास नेम है, नेम के बाद कॉमा डॉट है, सॉरी, जो आपके आर्टिकल का नेम है। जैसे देखो, अब गैमलिंग से रिलेटेड मैंने लिटरेचर सर्च किया, तो मैंने गैमलिंग से रिलेटेड जो आर्टिकल्स है वो सर्च आउट करने के बाद लिटरेचर इकट्ठा किया, उन्हीं का रेफरेंस आया नीचे। ठीक है, उसके बाद मैंने जर्नल का नेम लिखा, जर्नल का नेम क्या है, करने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा वॉल्यूम क्या है और इशू। ये जो बाहर होता है ऐसा हम लिखते हैं, ये वॉल्यूम होता है, और ये इसको अंदर लिखा होता है ब्रैकेट में, ये इशू होता है। कॉमा के बाद इस तरह से आप लिखना है, ये 1 to 4 इसका क्या है, पेज नंबर। इस तरह से सारे के सारे आपके रेफरेंसेस नीचे गिवन है। होप सो क्लियर हो गया होगा, और मैं आपको क्लियर कर दूंगी लाइव क्लास में इंशाल्लाह, या जब मैं आपको असाइनमेंट दूंगी। एब्स्ट्रैक्ट हो गया, एब्स्ट्रैक्ट मैंने आपको पढ़ के बता दिया। उसके बाद है फुल टेक्स्ट डेटाबेस प्रोवाइड्स फुल टेक्स्ट ऑफ द आर्टिकल। या तो पूरा के पूरा आर्टिकल पढ़ लो, जो आपको मैंने कहा टाइम टेकिंग है या इशू हो रहा है, तो आप एब्स्ट्रैक्ट पढ़ोगे तो आप एब्स्ट्रैक्ट से ही लिटरेचर रिव्यू इकट्ठा कर सकते हो, उसी को अपने वर्डिंग में लिख लो। या पूरा का पूरा आर्टिकल पढ़ो, पढ़ने के बाद फिर उसको अपने अपने फॉर्म में, आपने भी तो एब्स्ट्रैक्ट ही लिखना है ना उस आर्टिकल का, बेसिकली अपने वर्डिंग में, तो वो आपको लिटरेचर रिव्यू हो जाएगा कि मैंने पढ़ा, इस पर्सन ने ये आर्टिकल लिखा, इस मेरे टॉपिक से रिलेटेड था, जो आपका टॉपिक होगा उससे रिलेटेड जो होगा। जैसे मैंने गैमलिंग था तो मैंने गैमलिंग से रिलेटेड जो थे ना लिटरेचर रिव्यू इकट्ठा किया, बैकग्राउंड स्टडी आर्टिकल इकट्ठे किए, पढ़ने के बाद उनको समराइज करके अपने लिटरेचर रिव्यू में ऐड किया, वहां पे भी रेफरेंस दिया, वहां पे जिस तरह से रेफरेंस दिया वो मैंने आपको बताया, साइटेशन के फॉर्म में उसको साइटेशन कहते हैं, जो अकॉर्डिंग टू जेम्स मुल्कीन 2016, वो मैंने किस तरह से लिखा वो भी मैं आपको बताती हूँ। वो लिखा वो, और फिर उसी का सेम है, जेम्स मुल्कीन 2016 का मैंने रेफरेंस साइटेशन दी है लिटरेचर रिव्यू में, तो एट द एंड ऑफ आर्टिकल मैंने उसका रेफरेंस भी दिया हुआ था नीचे। ठीक है ना, इस तरह से दोनों करना है। अच्छा, उसके बाद है डेटाबेस जो होता है वो अवेलेबल होता है, जैसे मैंने आपसे कहा था मार्केट की फाइनेंशियल जो इंफॉर्मेशन होती है या फाइनेंशियल रिपोर्ट है उसके जरिए से भी आप ले सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं ऑनलाइन सर्च हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया गूगल सर्चिंग आप लोग कर रहे होते हैं, कुछ वेबसाइट है जिनके थ्रू आप आर्टिकल सर्च आउट करते हैं, गूगल तो बेस्ट सोर्स है ना। ठीक है, उसके बाद कुछ वेबसाइट है जहाँ से आप लोग इजीली आर्टिकल को सर्च आउट कर सकते हैं। अब दूसरा तरीकाकार है कि हम अब ये पूछेंगे आर्टिकल हम डाउनलोड किस तरह से करेंगे। हर जगह एक्सेस नहीं होती आर्टिकल को डाउनलोड करने की, मुख्तलिफ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने पेमेंट की होती है किसी को, तो उस यूनिवर्सिटी के एरिया में कहीं भी स्टूडेंट बैठे ना लैपटॉप लेकर, तो वो डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही वो यूनिवर्सिटी के गेट से आउटसाइड बाहर होंगे तो उनकी एक्सेस खत्म हो जाएगी, वो डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, वो पेमेंट मांगते हैं कि पेमेंट लें और फिर आर्टिकल डाउनलोड करें। तो उसके लिए भी एक वेबसाइट है, मैं आपको बताऊंगी, उससे आप लोग घर बैठे हुए फ्री में आप आर्टिकल गूगल से लिंक कॉपी करेंगे उसका यूआरएल और वहाँ पे पेस्ट करेंगे और वहाँ से आर्टिकल डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद है assessing the online system and getting a print out of all the published work in the area of interest from the bibliographic index। दूसरा तरीका क्या होता है, कुछ बच्चों को ऑनलाइन इशू होता है, आप आर्टिकल ढूंढने के बाद उसको प्रिंट आउट ले लें, प्रिंट आउट लेके उसको ध्यान से पढ़ें,
उसको हाईलाइट कर लें। अच्छा, इसमें रिसर्च प्रॉब्लम क्या थी सबसे पहले, फिर उसके बाद उसने लिटरेचर उसका इकट्ठा किया, किस पर्सन ने किस इस चीज़ के बारे में क्या क्या कहा। उसके बाद आप देखें डाटा कलेक्शन मेथड क्या थे, एनालिसिस क्या हुआ, रिजल्ट क्या है, आप इस चीज़ को एक समराइज फॉर्म में लिख लें। उसके बाद है लिटरेचर। जैसे मैंने आपसे कहा, वही बात सर्चिंग ऑफ लिटरेचर, आपने बिब्लियोग्राफी पहले सर्च की, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक बेस्ट तरीका मैं आपको बताती हूँ कि जैसे गैम्बलिंग था, मेरा आर्टिकल जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, आपने गैम्बलिंग का पढ़ा, आप फॉर एग्जांपल गैम्बलिंग पे करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, उस आर्टिकल को जब लास्ट में लेके आएंगे तो रेफरेंसेस गिवन होंगे, आप उनके रेफरेंस को कॉपी करें और गूगल पे सर्च कर लें। जब आप उनके रेफरेंस को कॉपी करके गूगल पे सर्च करेंगे ना, तो वो आर्टिकल खुल के आ जाएगा रेफरेंस वाला, आप उसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करके आप उसमें से भी मटेरियल ले सकते हैं, उसके रेफरेंस के जितने भी आर्टिकल होंगे, ठीक है। दूसरा एब्स्ट्रैक्ट में से, फुल टेक्स्ट में से आपने ये पढ़ लिया, फिर अपने आप नोट्स बना लें। नोट्स इस तरह से बनाएं, आपको एक टॉपिक मिला, ठीक है, बेसिकली मैंने भी रिसर्च ऐसी की थी, ये आपको कोई नहीं बताएगा, रिसर्च का टीचर इतने डीपली कोई भी नहीं बताता, हम लोगों ने बहुत प्रैक्टिस के बाद हमने ये सीखा इस लेवल, पीएचडी लेवल पे आके। तो आपको अभी से मौका मिल रहा है, आप सीख लें। आपने क्या करना है, मैं आपको टॉपिक असाइन करूंगी क्लास में, आपने बच्चों ने एक टॉपिक से रिलेटेड 5-5 आर्टिकल सर्च आउट करने होंगे, उसमें से बताना होगा आपने आपने 5 पेजेस फिर बनाने हैं, 5 पेजेस हो जाए 10 पेजेस, 2 पेजेस पे चल जाए एक आर्टिकल, डजेंट मैटर। आपने बताना है उसमें से उस टॉपिक, उसका पहले नाम क्या है, उस आर्टिकल का नाम क्या है, उसका प्रॉब्लम एरिया, मतलब एब्स्ट्रैक्ट जैसा था ना, आपने एक एब्स्ट्रैक्ट की फॉर्म में लिख के दिखाना, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट कंबाइन होता है इकट्ठा, आपने अलग अलग लिख के दिखाना है। इसमें था क्या, इसका लिटरेचर के बारे में एक पैराग्राफ लिखना है, किस पर्सन ने क्या क्या कहा हुआ है, अपनी वर्डिंग में प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर इस तरह से सो मैं आपको देती हूँ अभी असाइनमेंट, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, उसका रिसर्च मेथड क्या था, उसने सॉफ्टवेयर कौन सा इस्तेमाल किया है, एनालिसिस कौन कौन से लगाए हैं, फिर रिजल्ट कंक्लूजन क्या हुई है, ये आपका बेसिकली काम होगा असाइनमेंट्स का। उसके बाद है आपने राइटिंग अप द लिटरेचर रिव्यू, जब सारा कुछ इकट्ठा हो गया, फिर आपके पास जब सारा 5 के 5 पेपर का इकट्ठा होगा, फिर आपने जैसे एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है ना, उसी फॉर्म में आपने अपना अपना एक पैराग्राफ के फॉर्म में लिटरेचर रिव्यू इकट्ठा कर लेना है, लेकिन उसके साथ सोर्स भी देना है। एब्स्ट्रैक्ट में जो जिस पेपर का एब्स्ट्रैक्ट होता है उसमें उसका सोर्स नहीं होता, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको पढ़ के दिखाया। अगर मेरा एब्स्ट्रैक्ट कोई कॉपी करेगा या मेरे पेपर को कोई रेफरेंस में ऐड करेगा, तो वो अपने रेफरेंस में लिखेगा अकॉर्डिंग टू नूरुल अमीन है, नूर डैश मोहम्मद एम, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमर्स सदफ नूरीन, तो क्या आएगा, नूरीन इन्वर्टेड कॉमर्स एस, ठीक है, 2018, ठीक है। वो लिखने के बाद मेरे मेरे पेपर का नाम लिखेगा, ये सारा कुछ वो लिखेगा रेफरेंस देके, और उसके बाद जो एब्स्ट्रैक्ट उसका होगा वो नीचे लिखेगा अकॉर्डिंग टू नूरुल अमीन एंड सदफ नूरीन, सदफ नूर डॉट एस आएगा, और उसके बाद वो बताएंगे कि उस जो आपने वो समरी बनाई होगी, वो आप समरी लिखते हैं, तो ये आपका अपनी वर्डिंग में आपने लिखी होगी, तो ये आपका लिटरेचर रिव्यू हो जाएगा। इस तरह से आप मुख्तलिफ किस्म के, फॉर एग्जाम्पल एक टॉपिक आपने सेलेक्ट कर लिया, मुख्तलिफ किस्म के गूगल से आर्टिकल डाउनलोड करेंगे सबकी, फॉर एग्जाम्पल आप मुश्किल हो रहा है तो आप बेशक एब्स्ट्रैक्ट ही पकड़ लें, अकॉर्डिंग टू फैशन, इन अ सिमिलर फैशन, लाइकवाइज, इस तरह के वर्ड से को यूज करते हुए आप पहले उस ऑथर का साइटेशन देंगे या उसका रेफरेंस देंगे, जैसे मैंने आपको अभी अपना बताया, उसके बाद आप 1 बाय 1 उस पर काम करना शुरू कर देंगे। उसके बाद है राइटिंग अप ऑफ लिटरेचर रिव्यू। शुरू कहाँ से करते हैं, द पर्पज ऑफ दिस लिटरेचर सर्वे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे मैंने लिटरेचर रिव्यू आपको पढ़ के बताया, पहले पैराग्राफ में मैंने बताया सिर्फ मेरा पर्पस क्या है इस लिटरेचर रिव्यू को इकट्ठा करने का, जैसे आपको मैंने पीछे स्लाइड्स में बता दिया। तो पर्पस क्या होता है कि डाटा इकट्ठा करना, टेस्टेबिलिटी, रिलायबिलिटी करना, ठीक है, और सो जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद आपने इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स को हाईलाइट करना होता है जिसके बारे में आप स्टडी करना चाह रहे हैं। फिर आपने बताना होता है कि इन वेरिएबल से रिलेटेड पहले किस किस रिसर्चर ने काम कर लिया है, उनके क्या क्या रिजल्ट, सिग्निफिकेंट का मतलब है अच्छे रिजल्ट है, गुड रिजल्ट है, ठीक है, और नॉन सिग्निफिकेंट का मतलब होता है अच्छे रिजल्ट नहीं है, गुड रिसर्च उसकी नहीं रही उन वेरिएबल्स को लेके, ठीक है। अब उसके बारे में बताते हैं। फिर उसके बाद आप डॉक्यूमेंटेशन कर लेते होते हैं, अपने नॉलेज को इकट्ठा कर लेते हैं, जब आपके पास ऐसे 5 आर्टिकल्स हो जाएंगे, फिर 10 हो जाएंगे, तो फिर आप क्या करेंगे, आपका ये बेसिकली असाइनमेंट का काम है, फर्स्ट आप लिटरेचर रिव्यू लिखेंगे, फिर मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक करवाऊंगी, फिर मैं आपको डाटा एनालिसिस करना बताऊंगी, फिर उन्हीं को हम लोग यूज करते हो, हमें प्रॉपर एक आर्टिकल लिख लेंगे, ठीक है, डाटा कलेक्शन करने के बाद। ओके, लिटरेचर रिव्यू की होप्स आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। एग्जांपल देख लें लिटरेचर रिव्यू की, देखें ये लिखा कैसे, ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस एक वेरिएबल है, इससे रिलेटेड आपने लिटरेचर रिव्यू लिखा है। ऑर्गेनाइजेशन थ्योरिस्ट हैव डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस इज इन अ वेरियस वे, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस देखें ओ ई लिखा हुआ है,
आप ये प्लेजरिज्म रिमूव करने के ट्रिक्स होते हैं क्या, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरिस्ट या ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस, फर्स्ट टाइम आपने वर्ड्स यूज कर लिया, नेक्स्ट टाइम जहां भी पैराग्राफ में ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस आएगा आप उसकी जगह ओ ई इस्तेमाल कर लें, ठीक है, उससे क्या होगा, प्लेजरिज्म कम होगा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस हैज डिस्क्राइब्ड इन टर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, किसने ये टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स में डिस्क्राइब किया, ऑथर्स के आगे नेम लिखी हूँ मैं सामने, ठीक है, जियोग्राफोलोस एंड टेम्पम 1957, गोल्स ने, और बल्कि ये साइटेशन मैं आपको पहले लिखना बता देती हूँ, ठीक है, मैं आपको पहले लिखना बता देती हूँ, फिर आप ये काम करेंगे। फिलहाल आप बस देख लें कि पैराग्राफ किस तरह से पैराग्राफिंग की गई है, ठीक है। उसके बाद एक और एग्जांपल है लिटरेचर रिव्यू की, अब आप ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको प्रैक्टिकल लाइव करके बता दिया है, ठीक है। आगे है व्हाट इनसाइट कैन बी गेन फ्रॉम द अबव एग्जांपल, अबव एग्जांपल से आपने क्या समराइज किया, द लिटरेचर रिव्यू इंट्रोड्यूस अ सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी, आपका सब्जेक्ट क्या है जिसके बारे में आप स्टडी करेंगे, आप डिफरेंशिएट तो नहीं होंगे अपने टारगेट से, हाईलाइट द प्रॉब्लम दैट वी डू नॉट हैव अ गुड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर द अंडरस्टैंडिंग, पीछे वो आप मतलब आपने जो टॉपिक सेलेक्ट किया आपको पीछे उसका बैकग्राउंड पता, ये आपकी कंसेप्चुअल फ्रेमवर्किंग के लिए लिटरेचर रिव्यू आपकी हेल्प करता है। आपने एक टॉपिक पकड़ा, आपको आप जब इन्फॉर्मेशन ढूंढते हैं, बैकग्राउंड ढूंढते हैं, लिटरेचर रिव्यू बेसिकली बैकग्राउंड ही है ना, आपकी वो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्किंग कर रहा होता है। समराइजिंग द वर्क डन सो फार ऑन द टॉपिक by reporting the citations in the body of the research, by mentioning the family names and the year of publications only, फिर आप उनको समराइज कर देते हैं साइटेशंस की फॉर्म में। साइटेशंस कहते हैं जो लिटरेचर रिव्यू में रेफरेंस होता है, एक रेफरेंस टिल एंड होता है, जो लिटरेचर रिव्यू के अंदर होता है जस्ट पर्सन का नेम और ईयर होता है, वो उसको बोलते हैं साइटेशंस। जो ऊपर साइटेशन होगी उतने ही रेफरेंसेस नीचे होंगे। यहाँ तक कोई आपको इशू हो तो मुझे बताएं। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट काम शुरू करेंगे वो हमारा होगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट से रिलेटेड नेक्स्ट लेक्चर्स में, ठीक है। थैंक यू सो मच। यहाँ तक हमारा जो लेक्चर्स है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं फिर आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में बताऊंगी, और इंशाल्लाह प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बाद जो वेरी नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें मैं आपको प्रैक्टिकल एक एक चीज़ लिख लिख के अपनी हैंड से ड्यूरिंग लेक्चर्स आपको बताती जाऊंगी। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़।